Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 9th of March 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is Braxton Hicks contractions are इनमें से ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? Uterine contractions in pregnancy, uterine contractions that occur after delivery of baby, cardiac contractions in pregnancy, none of the above. The right answer is option A, uterine contractions in pregnancy. प्रेगनेंसी पीरियड में यूट्रस के अंदर होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं और स्पेसिफिकली ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते क्या हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस को हम प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस या फॉल्स लेबर पेन के रूप में जानते हैं। वैसे तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत प्रेगनेंसी के 6 से 8वें सप्ताह के बीच ही हो जाती है, लेकिन ये इतने हल्के, इतने धीमे होते हैं कि वुमेन को फील ही नहीं होते। एक बार फिर से समझिएगा, जब वुमेन में प्रेगनेंसी 1.5 से 2 महीने की होती है, उस समय लगभग ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस समय ये कॉन्ट्रैक्शंस इतने धीमे होते हैं कि वुमेन इन्हें फील ही नहीं कर पाती, महसूस ही नहीं कर पाती। वाकई में देखा जाए तो लगभग 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद या यूं कहें कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये कॉन्ट्रैक्शंस पावरफुल होते हैं, तब वुमेन को महसूस होने लगते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस इरेगुलर होते हैं, लेस इंटेंस होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं और लेबर को इंड्यूस नहीं करवा पाते। इसी वजह से हम इन्हें फॉल्स लेबर पेन के रूप में जानते हैं। सिंपली कहें तो ब्रैक्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इतने पावरफुल नहीं होते कि ये बच्चे की डिलीवरी करवा सकें, इसलिए इन्हें हम प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं या फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। Next question is most sensitive marker of body iron store is। हमारे शरीर में कितना आयरन स्टोरेज फॉर्म में अवेलेबल है, इस चीज को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जा सकता है? बॉडी में मौजूद आयरन की मात्रा को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट बेस्ट माना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, सीरम ट्रांसफेरिन। The right answer is option C, सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन को हम मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी आयरन स्टोर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। इनमें से कौन सा एंजाइम फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। The right answer is ऑप्शन बी, लाइपेज एंजाइम। हमारे पैंक्रियास के द्वारा लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है और ये फैट मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। या हम कह सकते हैं कि लाइपेज एंजाइम के संपर्क में आने से जो फैट या ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स हैं, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर इनका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन इजीली हो पाता है।
वहीं अगर एमाइलेज एंजाइम की बात की जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, उन्हें डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम काम करता है और ये पैंक्रियाज द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है। इसके अलावा पैंक्रियाज की जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसमें अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी सेल्स पाई जाती हैं। इनके द्वारा ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंजाइम्स का सिक्रीशन, हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCG if not administered earlier can be given up to। अगर किसी बच्चे को टीबी डिजीज के अगेंस्ट दिया जाने वाला BCG वैक्सीन जन्म के समय ना लगा हो तो इसे किस एज तक लगाया जा सकता है? 6 महीने तक, 12 महीने तक, 18 महीने तक या फिर 24 महीने तक? सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 मंथ्स तक। बेसिलस कालमेटी बुवेरिन टीबी डिजीज से प्रोटेक्शन देता है और इसे 1 साल की उम्र होने तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स विटनेसेस द नर्सिंग असिस्टेंट hitting the client in the long-term care facility. The nursing assistant can be charged with। हॉस्पिटल में एक नर्सिंग असिस्टेंट किसी पेशेंट को हिट कर रहा था, मारपीट कर रहा था उसके साथ। ऐसा करते हुए आपने जब नर्सिंग असिस्टेंट को देखा तो एज अ नर्स आप उस पर कौन सा चार्ज लगाएंगे? नेग्लिजेंस का, टॉर्ट का, असॉल्ट का, माल प्रैक्टिस का? यहाँ पर हम क्लाइंट पर असॉल्ट का चार्ज लगाएंगे। असॉल्ट का मतलब होता है मारपीट करना, यानी कि पर्सन अपने पेशेंट के साथ मारपीट कर रहा है तो उस पर असॉल्ट का चार्ज लगाया जाएगा। अगर कोई नर्स या फिर नर्सिंग असिस्टेंट अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं कर पाए, क्लाइंट को केयर नहीं दे पाए, तो वो चीज़ नेग्लिजेंस कहलाती है। टॉर्ट का मतलब होता है क्लाइंट या उसकी बिलोंगिंग्स के साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट करना और माल प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत तरीके से प्रैक्टिस करना जिसके कारण क्लाइंट को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following factors is most important for healing a infected decubitus ulcer? यहाँ पर डेक्यूबिटस अल्सर का मतलब है बेड सोर। हॉस्पिटल में कोई बेड रिडन पेशेंट था, लंबे समय से बेड पर ही लेटा हुआ पेशेंट था। इसके अंदर पोजीशनिंग प्रॉपर चेंज ना करने के कारण बेड सोर हो गया, यानी डेक्यूबिटस अल्सर हो गया और इस हिस्से में अब इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो ये कंडीशन इन्फेक्टेड डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से जानी जाएगी। और इसके ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा माना जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस, शेड्यूल्ड पीरियड्स ऑफ रेस्ट, बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट। The right answer is option 1, adequate circulatory status। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर कोई पर्सन एक ही पोजीशन में लगातार लेटा रहता है तो उसके शरीर के कुछ विशेष हिस्सों पर लगातार दबाव पड़ने के कारण वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और ब्लड सप्लाई उन एरियाज तक नहीं पहुँचने के कारण वहाँ की सेल्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी डेथ होने लगती है और वहाँ इस्चीमिया और फिर नेक्रोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है।
डेड सेल्स का वहीं पर रुके रहने के कारण वहां पर सड़न पैदा होने लगती है, जिससे कि उस एरिया में घाव बन जाता है और इसे ही हम बेड सोर के नाम से जानते हैं या फिर डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से जानते हैं। अब इस पेशेंट में जिसे इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड बेड सोर जैसी कंडीशन है, इसके ट्रीटमेंट के लिए अब हम उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे बायोटिक्स के। अब ये मेडिसिन पेशेंट के जिस हिस्से में ये घाव हो रखा है वहां तक पहुंचनी चाहिए, तभी जाकर उस एरिया में हीलिंग हो पाएगी। और इस मेडिसिन को उन एरियाज तक पहुंचाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन का उस हिस्से में अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस वजह से हमने एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस को प्रायोरिटी दी है। पेशेंट में जिस जगह पर घाव हो रखा है उस जगह पर ब्लड द्वारा एंटीबायोटिक मेडिसिन को ले जाया जाएगा और वहां मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाएगा। और पर्सन में अगर उस हिस्से में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ये मेडिसिन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी और घाव नहीं भर पाएगा। इसलिए एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और याद रखिएगा, ऑप्शन 3 के अंदर जो बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट बताया गया था, ये क्लाइंट की ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है, लेकिन इस सिचुएशन में क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस करिएगा। इन्फेक्टेड डेक्यूबिटस अल्सर है, यानी इन्फेक्शन वाला बेड सोर है और इसके ट्रीटमेंट के लिए इस हिस्से तक एंटीबायोटिक मेडिसिन का पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये तभी पहुंच पाएगी जब क्लाइंट का सर्कुलेशन उस एरिया में बेहतर होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लाइंट में बेड सोर डेवलप ना हो, इसके लिए सबसे बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा हो सकता है? तो आप बताएंगे फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज, यानी आप पेशेंट को अगर हर 2 घंटे बाद पोजीशन चेंज करवा देते हैं तो उसके अंदर बेड सोर डेवलप होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है या मिनिमाइज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज parenteral polio vaccine is also known as। उस पोलियो वैक्सीन को आप किस नाम से जानते हैं जो कि पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? सेबीन, साल्क, पेंटावेलेंट, इजी। यहाँ पर पेरेंटल शब्द पर गौर करिएगा। यहाँ पर पैर प्लस एंट्रल, इन दो शब्दों से मिलकर पेरेंटल वर्ड बना है। एंट्रल का मतलब होता है GIT से संबंधित और पार का मतलब होता है के अलावा। यानी ऐसा कोई भी वैक्सीन जो कि GIT रूट से एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता, एंट्रल रूट से नहीं दिया जा सकता, पेरेंटल पोलियो वैक्सीन के रूप में जाना जाता है। पेरेंटल रूट के अंदर ओरल रूट को छोड़कर, रेक्टम रूट को छोड़कर सभी रूट्स को इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर IV, IM, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, ये सभी रूट्स इंक्लूड किए जाते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर साल्क नाम का जो वैक्सीन है ये किल्ड टाइप का पोलियो वैक्सीन है और इसे पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। साल्क जो है किल्ड पोलियो वैक्सीन है जो कि इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। और सेबिन जो पोलियो वैक्सीन है ये ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है और लाइव टाइप का पोलियो वैक्सीन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। WHO की स्थापना दिवस यानी 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियसली पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हर साल WHO के द्वारा कुछ इस दिन पर विशेष थीम्स दी जाती हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। आपको याद रखना है वर्ष 2022 के अंदर
वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। 2021 की हेल्थ डे थीम थी बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी नहीं है तो हम उसे पूरी तरह से स्वस्थ या हेल्दी नहीं कह सकते। डब्ल्यूएचओ ने इस परिभाषा को दी थी और उसने कहा, डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डिजीज नहीं है, वो फिजिकली, मेंटली और सोशली पूरी तरह से ठीक है, तो आप उसे हेल्दी कह सकते हैं। सिर्फ व्यक्ति में डिजीज का ना होना ही स्वस्थ नहीं है, व्यक्ति फिजिकल, मेंटल और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की डिजीज कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तभी आप उसे कंप्लीटली हेल्दी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में किसे इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, फिर आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिर आता है साइकोसोशल कॉन्सेप्ट और फिर आता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो हेल्थ के कुल 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशल और होलिस्टिक। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने एक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग भी दिया था जिसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेल्थ के कुल कितने डायमेंशंस होते हैं, हेल्थ के कुल कितने आयाम होते हैं, तो आप बता सकते हैं हेल्थ के कुल 8 डायमेंशंस होते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल को इंक्लूड किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ टोटल 8 होती हैं, जिनमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल इंक्लूडेड है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द साइंस ऑफ शॉक। इनमें से शॉक होने पर कौन से साइंस देखने को मिलते हैं? स्वेटिंग एंड फॉरगेटफुलनेस, ऑप्शन बी कोल्ड क्लैमी स्किन, अनकॉन्शियसनेस, रैपिड पल्स रेट, ऑप्शन सी रैपिड पल्स रेट एंड अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी lethargy एंड स्लो पल्स रेट। The right answer is option B, cold clammy skin, unconsciousness and rapid pulse rate। आइए शॉक के बारे में जानते हैं। जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड नहीं होता, ब्लड नहीं होता, ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो हमारे ऑर्गन्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पहुंच पाता, जिससे उनकी फंक्शनिंग कम होने लगती है और धीरे धीरे उनमें डैमेज शुरू हो जाता है। यही चीज शॉक कहलाती है। जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड नहीं होगा तो हमारी बॉडी के सभी हिस्सों तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, फ्लूइड नहीं पहुंच पाएगा, जिससे वहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी होगी और धीरे धीरे फिर ऑर्गन्स के अंदर डैमेज शुरू हो जाएगा और यही कंडीशन शॉक है। अगर शॉक का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो इससे क्लाइंट की जान तक जा सकती है, यानी कि इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। पेशेंट को अगर असेस करने पर आप उसके स्किन को ठंडा पाते हैं, पेशेंट कुछ बेहोश महसूस होता है और उसकी अगर पल्स रेट बहुत ही तेज चल रही है, तो इसका मतलब है पेशेंट को शॉक कंडीशन हो चुकी है।
आइए बात कर लेते हैं हमारे शरीर में कुल कितने टाइप के शॉक होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 टाइप के शॉक की, जिसे हम कार्डियोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं। अगर हमारा हार्ट किसी प्रकार की डिफिकल्टी में हो, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो हार्ट अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और ये कंडीशन कार्डियोजेनिक शॉक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक की। मान लीजिए किसी क्लाइंट को डायरिया है, वॉमिटिंग है, या उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। तो अगर शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, फ्लूइड वॉल्यूम की कमी है, तो पर्सन की बॉडी में पर्याप्त ब्लड सप्लाई, फ्लूइड सप्लाई नहीं होगी, और इससे पर्सन को हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाएगा। थर्ड टाइप है एनाफाइलैक्टिक शॉक। इसे कई बार एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के नाम से भी पूछा जाता है। इस प्रकार की कंडीशन एलर्जी के कारण देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी पेशेंट को आपने कोई मेडिसिन दी, जैसे पेनिसिलिन दिया। पेनिसिलिन देने के तुरंत बाद उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होने लग गई, और ये एलर्जिक रिएक्शन इतनी सीवियर होती हैं कि पर्सन की जान तक जा सकती है। और याद रखिएगा, इस प्रकार की एलर्जिक रिएक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए, एनाफाइलैक्टिक शॉक के ट्रीटमेंट के लिए एड्रेनलिन को हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के शॉक की, जिसे हम सेप्टिक शॉक का नाम देते हैं। सेप्टिक शॉक बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड इन्फेक्शन होने के कारण होता है। ब्लड में किसी भी प्रकार के हुए इन्फेक्शन के कारण जो शॉक डेवलप होता है, उसे सेप्टिक शॉक कहा जाता है। लास्ट आता है फिफ्थ नंबर पे न्यूरोजेनिक शॉक। ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स, न्यूरॉन्स आदि में किसी प्रकार के डैमेज के कारण, इस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होने के कारण देखने को मिलता है। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे नर्वस सिस्टम की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से किसी में भी यदि डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से ये सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पाए, तो ये कंडीशन न्यूरोजेनिक शॉक के रूप में जानी जाती है। 5 शॉक हो गए। कार्डियोजेनिक हार्ट प्रॉब्लम के कारण, हाइपोवॉलेमिक ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस के कारण, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी के कारण, सेप्टिक इन्फेक्शन के कारण, न्यूरोजेनिक नर्वस सिस्टम में डैमेज के कारण। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लेफ्स-लॉफलर बेसिलस इज द नेम ऑफ। इनमें से किस बैक्टीरिया को क्लेफ्स-लॉफलर बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? स्ट्रेप्टोकोकाई, साल्मोनेला टाइफी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, मेनिंगोकोकाई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लेफ्स-लॉफलर बेसिलस को हम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया भी कह सकते हैं। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी डिप्थीरिया डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना जाता है। यानी डिप्थीरिया रोग का कारण है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, और इसे हम क्लेफ्स-लॉफलर बेसिलस के नाम से भी जानते हैं। क्लेफ्स-लॉफलर बेसिलस इस वजह से कहा गया था क्योंकि इस बैक्टीरिया को 1884 में एडविन क्लेप्स और फ्रेडरिच लॉफलर नाम के पर्सन ने डिस्कवर किया था। एडविन क्लेप्स और फ्रेडरिच लॉफलर, और इन दोनों साइंटिस्ट के जो नेम के सरनेम है, इन्हें ऐड करके क्लेप्स लॉफलर के नाम से जाना जाने लगा। 1884 में एडविन क्लेप्स और फ्रेडरिच लॉफलर ने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, तो इनके सरनेम के बिहाव पर ही इसे क्लेफ्स लॉफलर बेसिलस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर नेम ऑफ सीरम हेपेटाइटिस इज। सीरम हेपेटाइटिस को हम और किस नाम से भी जानते हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस सी को हम पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस का मतलब है किसी भी पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद इस हेपेटाइटिस का होना देखा जाता है। यानी अगर किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हेपेटाइटिस हो जाए तो वो हेपेटाइटिस सी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईपीआई यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये भारत में कब आया था? ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भारत में ये 1978 के अंदर आया था और वर्ल्ड में इसे 1974 में लॉन्च किया गया था। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1974 में लॉन्च किया गया था और इंडिया के अंदर ये 1978 में आया था। इसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी भारत के अंदर 1985 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में मीजल्स को ऐड करके टाइफॉइड डिजीज के वैक्सीन को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स कैप्टोप्रिल 25 mg per oral TID for client with hypertension. Which of the following adverse reaction can occur with administration of capotin? यहाँ पर डॉक्टर द्वारा कैप्टोप्रिल नाम की मेडिसिन हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए प्रेस्क्राइब की गई है। इस ड्रग का नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा सिम्टम एडवर्स रिएक्शन के रूप में क्लाइंट में देखने को मिल सकता है? टिनिटस, परसिस्टेंट कफ, मसल वीकनेस, डायरिया। टिनिटस शब्द का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन इनटू द ईयर, यानी कानों में घंटी जैसी आवाज का सुनाई देना, और ये इस मेडिसिन में नहीं देखने को मिलता। ऑप्शन डी के अंदर डायरिया बताया गया है, वो भी इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। इस ड्रग की जब शुरुआत की जाती है तब क्लाइंट में कुछ हद तक मसल वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन ये इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं माना जाएगा। फाइनली आपके पास ऑप्शन बी बचता है जो कि सही आंसर है। अगर किसी क्लाइंट को आप एससीई इनहिबिटर मेडिसिन देते हैं, एसीई इनहिबिटर एसीबी इनहिबिटर ग्रुप की कोई भी मेडिसिन जब किसी क्लाइंट को दी जाती है तो उसके अंदर साइड इफेक्ट के रूप में परसिस्टेंट कफिंग देखने को मिलती है। एसीई इनहिबिटर का साइड इफेक्ट है परसिस्टेंट कफिंग और इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एसीई इनहिबिटर्स हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन में दिए जाने वाली मेडिसिन हैं। Next question is, the nurse is providing discharge teaching for a client taking disulfiram. The nurse should instruct the client to avoid eating. किसी पेशेंट को आप अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए डाइसल्फाराम नाम की एंटाब्यूस ड्रग दे रहे हैं। इस पेशेंट को इस मेडिसिन के साथ कौन सी खाने की चीजों को अवॉइड करना चाहिए? पीनट्स, डेट्स, रेजिन, फिक्स, चॉकलेट, एगप्लेट, पिकल्स, सैलेड विद विनेग्रेटी ड्रेसिंग, बीफ, मिल्क, कॉटेज चीज, आइसक्रीम। The right answer is option C, pickle salad, pickles, salad with vinaigrette dressing and beef.
जब भी आप पेशेंट को अल्कोहल की लत छुड़ाने के लिए डाइसल्फिराम नाम की मेडिसिन दे रहे हैं, तो इस पर्सन को ऐसा कोई भी फूड सब्सटेंस नहीं लेना चाहिए जिसमें अल्कोहल या विनेगर किसी भी रूप में मौजूद हो। अगर पर्सन इस मेडिसिन के साथ इसे लेता है तो उसे सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, जिसमें पाल्पिटेशन, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस ये सभी इंक्लूडेड हैं। Next question is middle arm circumference of a malnourished child is। अगर किसी बच्चे को malnourishment है तो उसका middle arm circumference कितना होगा? Less than 11 centimeters, less than 12.5 centimeters, more than 12.5 centimeters, between 13.5 centimeters। The right answer is option B, less than 12.5 centimeters। किसी भी बच्चे में मिड आर्म सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट करके हम उसकी हेल्थ के बारे में पता कर सकते हैं कि ये बच्चा माल नरिश्ड है या नहीं, इस चीज़ को पता कर सकते हैं। और याद रखिएगा, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट करके 1 से 5 साल तक के बच्चों के अंदर माल नरिशमेंट के स्टेटस का पता किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे के अंदर 12.5 से ज़्यादा 12.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर मिड आर्म अपर सर्कमफ्रेंस है तो इसे हम नॉर्मल मानते हैं। और अगर किसी बच्चे के अंदर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 12.5 से लेकर 11.5 सेंटीमीटर्स के बीच में है तो इसे हम माइल्ड वेस्टिंग मानते हैं, यानी कि इस बच्चे में कुछ हद तक माल नरिशमेंट कंडीशन है। और अगर किसी बच्चे के अंदर 11.5 से कम मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है तो इसका मतलब है कि बच्चे में सीवियर वेस्टिंग मौजूद है और इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा माल नरिशमेंट हो रखा है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजरमेंट जो होता है वो शाकिर टेप की मदद से किया जाता है। शाकिर टेप की मदद से इस मेजरमेंट को किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडेमिक डिजीज कंडीशन की। एंडेमिक डिजीज नेवर एंडिंग डिजीज माने जाते हैं, यानी ऐसा कोई भी डिजीज जो कि किसी कम्युनिटी में किसी फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में हमेशा पाया जाता है, कभी भी खत्म नहीं होता, एंडेमिक कहलाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जितने भी लोअर हिमालयाज रीजन हैं, यानी हिमालय के नीचे वाले तलहटी वाले क्षेत्र के हिस्से हैं, वहां पर आयोडीन की कमी होती है, जिस वजह से वहां के लोगों में गोइटर डिजीज अक्सर देखा जाता है। तो ये वहां के लिए एक एंडेमिक डिजीज का उदाहरण है। इसके बाद डिप्थीरिया डिजीज की बात की जाए तो केरला और उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज के अंदर ये हमेशा पाया जाता है। जापानीज एंसेफेलाइटिस नामक डिजीज गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक एंडेमिक के रूप में देखा जाने वाला डिजीज है, यानी ये हमेशा वहां पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिडेमिक डिजीजेस की। डिजीज दैट ट्रांसमिट टू सराउंडिंग जियोग्राफिकल एरिया। ऐसा कोई भी डिजीज कंडीशन जो कि एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में तेजी से फैल रहे होते हैं, ये एपिडेमिक डिजीजेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्लेग, कॉलेरा आदि। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंडेमिक डिजीज की। पेंडेमिक डिजीज, इसके बारे में आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ऐसा कोई भी डिजीज कंडीशन जो कि एक पूरे देश या पूरे विश्व में ट्रांसमिट हो जाता है, पेंडेमिक कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोविड-19। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पोरेडिक डिजीजेस की। स्पोरेडिक डिजीज
उन डिजीजेस को कहा जाता है जो कि किसी एरिया के अंदर स्कैटर्ड पेस्ट पैटर्न में पाए जाते हैं। यानी कोई डिजीज कंडीशन है वो उस ज्योग्राफिकल एरिया में सभी जगह नहीं पाया जाएगा बल्कि कुछ हिस्सों में पाया जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई राज्य है, इसके कुछ जिलों के अंदर पोलियो के केसेस मौजूद हैं, तो ये स्कैटर्ड पैटर्न का डिजीज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client tells the nurse that she has had sexual contact with someone who is whom she suspect has genital herpes. Which of the following instruction should the nurse give to the client in response to this information? एक क्लाइंट नर्स के पास आकर उसे ये बताता है कि उसने जिस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए हैं, सेक्सुअल एक्ट किया है, उसे जेनाइटल हर्पिस था, और इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद नर्स द्वारा कौन सा इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन इस पेशेंट को दिए जाएंगे। ऑप्शन 1 कहता है एंटीसिपेट लीजन विद इन 25 टू 30 डेज। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि आप अपने जेनाइटल एरिया में अगले 25 से 30 दिनों तक किसी भी प्रकार का लीजन, घाव देखने को मिले तो आप उसे रिपोर्ट करेंगे। या फिर कंटिन्यू सेक्सुअल एक्टिविटी अनलेस लीजन्स आर प्रेजेंट, आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं जब तक कि आपके जेनाइटल एरिया में किसी प्रकार के लीजन्स ना दिखाई दें। ऑप्शन 3, रिपोर्ट एनी डिफिकल्ट यूरिनेटिंग, अगर आपको यूरिन पास करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत इसे रिपोर्ट करें। एक पर्सन ने किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्स किया जिसे जेनाइटल herpes डिजीज हो सकता है, इस बारे में इस क्लाइंट के द्वारा आपको बताने पर, एज अ नर्स को बताने पर, आपके द्वारा इसे कौन सा स्टेटमेंट दिया जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, रिपोर्ट एनी डिफिकल्टी यूरिनेटिंग। अगर किसी क्लाइंट में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हर्पिस जैसी कंडीशन होती है तो शुरुआती दौर में उसे यूरिनरी रिटेंशन या पेनफुल यूरिनेशन जैसी फाइंडिंग देखने को मिलती है। यानी पेशेंट को अगर यूरिन पास करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, पेनफुल यूरिनेशन हो, या फिर यूरिन पास नहीं कर पा रहा हो, यानी यूरिनरी रिटेंशन जैसी कंडीशन हो, तो तुरंत उसे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। और ये इस डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो ये जो जेनाइटल हर्पिस कंडीशन है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये मोस्टली हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा ट्रांसमिट होता है। इसका कॉज आप लिख सकते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। जेनाइटल हर्पिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा फैलता है। और इस डिजीज कंडीशन के अंदर जो लीजन्स बनते हैं जेनाइटल एरियाज के अंदर, वो लगभग 2 से 12 दिनों के अंदर डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट में किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं हैं, तब भी वो इस डिजीज को दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर सकता है। इसलिए सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो बैरियर मेथड हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कॉन्डम्स आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, after teaching a preemie gravida client at 10 weeks gestation about the recommendation for exercise during pregnancy, which of the following client statement indicate successful teaching? किसी 10 सप्ताह की प्रेमी ग्रेविडा मदर को प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज के बारे में बताने पर उसके द्वारा कौन सी बात कही जाए तो आप ये मानेंगे कि हमने जो उसे सिखाया वो उसे बिल्कुल सही समझ में आया। ऑप्शन 1,
while pregnant I should avoid contact sports. प्रेगनेंसी के दौरान मैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करूंगी। ऑप्शन टू, इवन दो आई एम प्रेग्नेंट आई कैन लर्न स्की नेक्स्ट मंथ। मैं प्रेगनेंसी के दौरान स्की सीख सकती हूँ। ऑप्शन थ्री, while we are on vacation next month I can continue scuba dive। जब अगले महीने हम छुट्टी पर होंगे तब मैं स्कूबा डाइव कर सकती हूँ। ऑप्शन फोर, सिटिंग इन हॉट टब आफ्टर एक्सरसाइज विल हेल्प मी टू रिलैक्स। हॉट टब में बैठना मेरे लिए रिलैक्स होने के लिए अच्छा रहेगा। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ये बताता है कि क्लाइंट को दी गई टीचिंग सक्सेसफुल रही है? वन बाय वन ऑप्शंस की बात करेंगे। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में यानी कि 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक हॉट वाटर हॉट टब को अवॉइड करना चाहिए, यानी गर्म पानी से भरे हुए टब में प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में रिलैक्स होने के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे में हाइपरथर्मिया हो सकता है, फीटल हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन हो सकती है। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। ऑप्शन थ्री में कहता है कि स्कूबा डाइविंग की जा सकती है या नहीं। स्कूबा डाइविंग का मतलब होता है गहरे पानी के अंदर गहराई तक जाकर गोते लगाना। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और वो समुद्र के गहराइयों में जाने की कोशिश करेगी, तो समुद्र के पानी के अंदर इतना ज्यादा गहराई में प्रेशर होता है कि इससे बच्चे के ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम कभी भी इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते। स्कूबा डाइविंग इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन टू के अंदर बताया गया है कि मैं स्कीइंग सीख सकती हूँ। स्कीइंग का मतलब होता है आपने बर्फीले स्थानों पर लोगों को पैरों में स्की पहनकर हाथों में स्टिक्स लेकर बर्फ पर चलते हुए देखा होगा। इसे हम स्कीइंग के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के खेल के अंदर वुमेन को एब्डोमेन एरिया में, यूट्रस वाले एरिया में चोट लग सकती है, जिससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। फाइनली हमारे पास ऑप्शन वन बचता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर वुमेन ये कहती है कि मैं जितने भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें नहीं खेलूंगी, इन्हें अवॉइड करूंगी, तो ये सबसे सही स्टेटमेंट माना जाएगा। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी खेल जिसमें पर्सन बॉल आदि को छीनने के लिए धक्का मुक्की कर सकता है, एक दूसरे को टच कर सकता है, या फिर इंजरी हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में फुटबॉल आता है, बास्केटबॉल आता है, रग्बी आता है, रेसलिंग हो सकता है, हॉकी हो सकता है, बॉक्सिंग हो सकता है। ये सभी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं और प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को इन्हें अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज उसे इंजरी हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान माइल्ड एक्सरसाइज करने की आप उसे एडवाइस दे सकते हैं, जिससे कि उसके जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगे और उसे बैकएक जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से उस डिजीज को सेलेक्ट कीजिएगा जो कि कम्युनिकेबल है, कंटेजियस है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। डायबिटीज, पर्टुसिस, हाइपरटेंशन, क्वाशियोरकर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
यहाँ पर जो पर्टुसिस डिजीज कंडीशन है, जिसे आप वूपिंग कफ या 100 डे कफ डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क में आने पर फैल सकती है और इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है वॉर्शेला पर्टुसिस। नेक्स्ट, एग्जाम में कई बार इंसिडेंस और प्रिवेलेंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि इंसिडेंस के अंदर किसी भी डिजीज के किन केसेस को इंक्लूड करते हैं, तो आप बताएंगे न्यू केसेस को। किसी भी कम्युनिटी में किसी भी डिजीज के जितने भी नए केसेस आते हैं उनकी संख्या इंसिडेंस के रूप में बताई जाती है। और याद रखिएगा, इंसिडेंस जो है वो रेट है, इंसिडेंस जो है वो रेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिविलेंस वर्ड की। प्रिविलेंस का मतलब होता है किसी भी जगह उस डिजीज के नए और पुराने सभी केसेस की कुल संख्या, यानी पहले से किसी डिजीज के जितने पेशेंट्स मौजूद हैं और नए पेशेंट कितने आए हैं, उन दोनों को मिलाकर प्रिवेलेंस का नाम दिया जाता है और ये प्रपोर्शन के रूप में देखा जाता है। इंसिडेंस तो रेट के रूप में देखा जाता है और प्रिवेलेंस जो है परसेप्शन प्रोपोर्शन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन is the drug used in the procedure of maintaining CVP? किसी क्लाइंट में सेंट्रल वीनस प्रेशर की मॉनिटरिंग चल रही है, इस सेटअप में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये सेटअप लगातार अपना काम करता रहे, इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। ऑप्शंस आर हिपेरिन, डोपामाइन, एट्रोपिन, जाइलोकेन। The right answer is option A, heparin. हेपेरिन एक नेचुरल एक्टिंग एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है और जिन पेशेंट्स में सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग चल रही होती है, उनमें ड्रिप बॉटल के अंदर इसे मिक्स किया जाता है ताकि कैथेटर के टिप में किसी भी प्रकार की क्लॉटिंग ना हो और ये सिस्टम पूरी तरह से अपना काम करता रहे। यानी कैथेटर टिप पर ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इस वजह से ड्रिप में हिपेरिन मिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following clinical indicators is most likely to be assessed when taking the admission history of a patient with left ventricular failure? अगर किसी क्लाइंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है, तो एडमिशन के समय इसमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? डिस्पनिया, वर्टिगो, पॉलीयूरिया, पाल्पिटेशन। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर क्लाइंट के अंदर डिस्पनिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं क्लाइंट में लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी व्यक्ति के हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल शरीर की आवश्यकता के अनुसार ब्लड को पंप नहीं कर पाए और जिसकी वजह से ब्लड लंग्स और इसके आसपास की वेन्स में इकट्ठा होने लगे, तो ये कंडीशन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कहलाती है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर कंडीशन के अंदर हार्ट का राइट वेंट्रिकल पर्याप्त मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शरीर के निचले हिस्से में स्पेशली एब्डोमेन और लेग्स वाले एरिया में स्वेलिंग देखने को मिलती है। यानी हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल अगर काम नहीं करेगा तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है और राइट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। कॉजेस की बात की जाए तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, अरिथमियास और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है, जबकि राइट साइडेड हार्ट फेलियर कंडीशन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने के बाद लंग डिजीजेस के अंदर
देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो सीओपीडी। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात की जाए तो जब क्लाइंट के अंदर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो उसमें लंग्स वाले एरिया के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, ब्लड यहाँ इकट्ठा होने लगेगा और इसकी वजह से लंग्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट में ब्रीथिंग रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप होंगे, लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप होंगे। इस चीज को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जब भी क्लाइंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो सिम्टम्स जो होंगे लंग्स से रिलेटेड होंगे, यानी एल फॉर आपके लेफ्ट साइडेड हो गया, एल फॉर आपके लंग्स हो गया, यानी लेफ्ट साइड के हार्ट में प्रॉब्लम आने पर सिम्टम्स जो हैं लंग्स से रिलेटेड है, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर होने पर सबसे ज्यादा सिम्टम्स के रूप में फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलेगा और ये आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में स्पेशली होगा, यानी कि पर्सन के एब्डोमेन एरिया, लंग्स एरिया, सॉरी लेग्स एरिया के अंदर ब्लड का फ्लूइड का रिटेंशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक वेन के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने पर जो नेक की वेन्स हैं, गर्दन में पाई जाने वाली जुगुलार वेन्स हैं, इनके अंदर हल्का फुल्का प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा इनमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो इन वेन्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे ये वेन्स फूल जाएंगी, पॉप आउट हो जाएंगी, डिस्टेंडेड हो जाएंगी, यानी पेशेंट के गर्दन वाले हिस्से में अगर नसें फूली हुई दिखती हैं, आपको जुगुलार वेन बहुत ज्यादा भरी हुई, फूली हुई, मोटी दिखाई देती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पेशेंट में राइट साइड वाले हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all of the true about dysentery except, इनमें से डाइसेंट्री डिजीज के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, टेनेस्मस, प्रेजेंस ऑफ worms इन द स्टूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइसेंट्री शब्द का मीनिंग होता क्या है। Dysentery is an infection of the intestine that causes diarrhea containing blood and mucus। अगर किसी व्यक्ति को इंटेस्टाइन के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए जिसके कारण उसे डायरिया कंडीशन हो, दस्त लगने लगे और दस्त में ब्लड और म्यूकस भी मौजूद हो, तो ये कंडीशन डाइसेंट्री कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा, ऐसी कोई कंडीशन जिसमें खूब ज्यादा डायरिया हो रहा है और डायरियल स्टूल के अंदर ब्लड और म्यूकस भी मौजूद हैं, तो ये चीज डाइसेंट्री के नाम से जानी जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ वर्म्स इन स्टूल। प्रेजेंस ऑफ वर्म्स इन द स्टूल। देखिएगा, अगर डायरियल कंडीशन के साथ, डायरियल कंडीशन में स्टूल के साथ ब्लड मौजूद है तो ये डाइसेंट्री है। नंबर ऑफ स्टूल पास ये बढ़ जाता है, यानी मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और इसके अलावा टेनेस्मस कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, ये सभी कंडीशंस डाइसेंट्री में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो टेनेस्मस शब्द आया है इसका एग्जैक्ट क्या मीनिंग है इसे भी समझ लीजिए। टेनेस्मस is the feeling that you need to pass stool even though your bowl is already empty। आपने अभी अभी स्टूल पास किया लेकिन उसके बाद भी अचानक आपको ऐसी फीलिंग आए कि आपको स्टूल पास करना है, मोशन पास करना है, तो इसे आप टेनेस्मस के नाम से जानते हैं। स्टमक या बाउल के एम्प्टी होने के बावजूद भी आपको स्टूल पास करने की अर्जेंसी फील होना टेनेस्मस नाम से जानी जाती है और इस कंडीशन में आपको क्रैम्पिंग हो सकती है, स्ट्रेनिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एचडीआई के बारे में।
ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा किसी भी देश को दिया गया एक रैंकिंग सिस्टम है जिससे उस देश की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यूएनडीपी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सभी देशों को उनके डेवलपमेंट के हिसाब से रेटिंग दी जाती है। इसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीन चीजों के बिहाव पर किसी भी देश को रेटिंग दी जाती है। सबसे पहले होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय किसी भी न्यूबॉर्न को में जीने की कितनी संभावना है, इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख कहा जाता है। और ये जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ स्ट्रक्चर उतना बेहतर माना जाएगा और उस हिसाब से यहाँ रैंकिंग इंक्लूड की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम पर कैपिटा, यानी उस देश के हर व्यक्ति की इनकम कितनी है, उस देश की जीडीपी कितनी है, इस चीज के बिहाफ पर भी रैंकिंग दी जाती है। फिर हम बात करते हैं उस देश में रहने वाले लोगों का एजुकेशन लेवल कितना है, लिटरेसी रेट कितनी है, इस चीज के बिहाफ पर भी हम उस देश के डेवलपमेंट को स्कोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which disease is not transmitted mainly by fecal oral route? इनमें से कौन सा डिजीज फीको ओरल रूट से नहीं फैलता, यानी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से नहीं फैलता? मीजल्स, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर को आप टाइफॉइड डिजीज के नाम से जानते हैं और साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ये कॉज होता है और ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। हेपेटाइटिस के दो प्रकार हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों ही फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। कॉलेरा, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरा, ये डिजीज भी फीको ओरल रूट से फैलता है। ऑप्शन ए मीजल्स इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, मीजल्स डिजीज जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ट्रांसमिट होता है। मीजल्स डिजीज, जिसे आप रूबियोला डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when positioned properly, the tip of a central venous catheter should lie in the। किसी पर्सन में, किसी पेशेंट में आपने सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट किया, सेंट्रल लाइन लगाई, तो इस सेंट्रल लाइन का जो टिप होता है वो किस जगह पर रहना चाहिए? सुपीरियर वेना कावा में, बेसिलिक वेन में, जुगुलार वेन में, या फिर सब क्लेवियन वेन के अंदर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुपीरियर वेना कावा के अंदर। इसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हार्ट है और ये इसके चार चैम्बर्स हैं। इस जगह पर आपकी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा आकर हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर ब्लड पहुंचाती हैं। ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से एरोटा निकल रही है। अब जो सेंट्रल लाइन आप लगाएंगे पेशेंट के अंदर, उसका जो टिप होता है वो लगभग सुपीरियर वेना कावा या फिर हार्ट के राइट एट्रियम तक आना चाहिए। जो क्लाइंट के अंदर आप आईवी लाइन लगा रहे हैं, सेंट्रल लाइन लगा रहे हैं, उसे
सीधा आप क्लाइंट के सुपीरियर वेना कावा या हार्ट के राइट एट्रियम में इंसर्ट करते हैं और यहीं पर डायरेक्टली जो भी मेडिसिन आपको पहुंचानी होती है डिलीवर हो जाती है। आइए इसके बारे में और बात कर लेते हैं ताकि ये चीज आपको और क्लियर हो जाए। सेंट्रल वीनस कैथेटर को आप सेंट्रल लाइन के नाम से भी जानते हैं। इट इज लाइक आईवी लाइन बट लॉन्गर देन आईवी लाइन। आफ्टर इंसर्शन इट रीचेस नियर द राइट एट्रियम और हार्ट और सुपीरियर वेना कावा। आप जब किसी पर्सन के अंदर इंट्रावीनस लाइन लगाते हैं, आईवी लाइन लगाते हैं, उस लाइन से काफी लंबी होती है सेंट्रल लाइन और जब इसे आप इंसर्ट करते हैं तो ये क्लाइंट के हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचती है और वहीं पर इससे मेडिसिन आदि डिलीवर की जाती है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट्रल लाइन कैथेटर को किस जगह से बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो आप बता सकते हैं सबसे पहले इंटरनल जुगुलार वेन से, उसके बाद सब क्लेवियन वेन से और फिर फीमोरल वेन से। याद रखिएगा 3 जगह हैं जहां से आप सेंट्रल लाइन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहला इंटरनल जुगुलार वेन, फिर सब क्लेवियन वेन और फिर फीमोरल वेन। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेंट्रल लाइन क्यों लगाई जाती है। मान लीजिए हॉस्पिटल में आपका कोई ऐसा पेशेंट है जो ऐसे किसी डिजीज से सफरिंग है जिसका ट्रीटमेंट कई महीनों तक चलने वाला है, तो बार बार इस पेशेंट में कैनुला लगाना काफी पेनफुल प्रोसीजर होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर एक ही बार में बॉडी की बड़ी वेन के अंदर सेंट्रल लाइन लगा देते हैं जो कि करीबन 1 साल तक अपनी जगह पर फिक्स रहती है और इसी से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट डिलीवर करते रहते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे कोई भी पेशेंट जिनमें लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलने वाला है उनमें हम सेंट्रल लाइन लगाते हैं। या फिर सेकंड कंडीशन हो सकती है ऐसा कोई पर्सन जिसमें हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, यानी पेशेंट को बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर फ्लूइड डिलीवर करना हो तो वहां पर नॉर्मल पेरिफेरल लाइन काम नहीं करती, वहां पर सेंट्रल लाइन लगानी होती है ताकि ज्यादा मात्रा में फ्लूइड वहां पर पहुंचाया जा सके। जिन क्लाइंट्स के अंदर सेंट्रल लाइन लगी होती है वहां से ब्लड का सैंपल लेना भी आसान होता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी की मेडिसिन जो कि काफी हार्ड होती हैं और इन्हें इजीली डिलीवर करने के लिए सेंट्रल लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज फाउंड टू बी गिल्टी फॉर चार्टिंग ब्लड ग्लूकोज रिजल्ट्स without actually performing the procedure. After talking to the nurse, the charge nurse should। हॉस्पिटल में किसी नर्स ने बिना ग्लूकोज लेवल चेक किए ही पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंशन कर दिए। अब इस चीज की जानकारी आपको जैसे ही मिली कि पेशेंट्स का ब्लड ग्लूकोज बिना चेक किए ही फाइल के अंदर एंट्री कर दी गई है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर दिया गया है, आपने इस नर्स को बुलाया, उससे बात की और एज अ चार्ज नर्स आप अब क्या करेंगे। ऑप्शन ए, कॉल द बोर्ड ऑफ नर्सिंग, आप बोर्ड ऑफ नर्सिंग को इसके बारे में लिखेंगे। ऑप्शन बी, फाइल अ फॉर्मल रिप्राइमेंट, आप इसे एक फॉर्मल डांट लगाएंगे। ऑप्शन सी, टर्मिनेट द नर्स, नर्स को टर्मिनेट कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे। ऑप्शन डी, चार्ज द नर्स विद अ टॉर्ट, आप इस पर टॉर्ट का चार्ज लगाएंगे। देखिएगा किसी भी नर्स पर टॉर्ट का चार्ज उस समय लगाया जा सकता है जब वो किसी क्लाइंट या उसकी बिलोंगिंग्स पर कोई इलीगल एक्शन करे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया इसलिए ये चीज गलत मानी जाएगी। किसी भी नर्स को
इस एक्ट के लिए आप डायरेक्टली टर्मिनेट नहीं कर सकते या बोर्ड ऑफ नर्सिंग को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सबसे पहले उस नर्स को बुलाएंगे, उससे बात करेंगे और फिर भविष्य में वो ये चीज़ दोबारा ना दोहराए, इसलिए उसे एक फॉर्मल रिप्रीमेंट दिया जाएगा, यानी फॉर्मली उसे डांटा जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि वो ऐसी गलती भविष्य में दोबारा नहीं करे। और अगर इस नर्स के द्वारा भविष्य में भी इस तरह का कोई काम किया जाता है तो हम उसे जॉब से निकाल सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं और बोर्ड ऑफ नर्सिंग को इसके बारे में लिख सकते हैं ताकि वो इस नर्स का लाइसेंस कैंसिल कर दे और वो भविष्य में किसी भी जगह काम नहीं कर पाएगी। तो याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज treadmill test and stress test are used to detect। treadmill test और stress test इनमें से किस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किए जा सकते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, नन ऑफ द अबव। The right answer is option C, myocardial infarction। ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जैसी कंडीशन को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। ट्रेडमिल एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, treadmill stress test, is used most often to diagnose signs and symptoms suggestive of coronary ischemia or myocardial infarction and exercise-induced arrhythmias। ट्रेडमिल एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट को आप कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं और इस टेस्ट का इस्तेमाल एक्सरसाइज के दौरान हार्ट में डेवलप हो रहे एरिथमियाज को आइडेंटिफाई करने और कोरोनरी आर्टरी के अंदर इस्चीमिया कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। A treadmill exercise stress test is used to determine the effect of exercise on heart। Exercise allows doctors to detect abnormal heart rhythms and diagnose a presence or absence of coronary artery disease। इस टेस्ट के द्वारा डॉक्टर हार्ट की अरिथमियास को और कोरोनरी आर्टरी में किसी भी डिजीज की प्रेजेंस को या एब्सेंस को आइडेंटिफाई करने हेतु किया जाता है। दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स वॉकिंग इन अ प्लेस ऑन ट्रेडमिल while monitoring the electrical activity of heart। Throughout the test, the speed and inclines of treadmill increase। The results show how well your heart responds to stress of all different level of exercise। इस ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट के दौरान हम पेशेंट को ट्रेडमिल पर चलने के लिए कहते हैं, फिर धीरे धीरे पर्सन के चलने की स्पीड को बढ़ाया जाता है, उसे कुछ देर तक दौड़ाया जाता है और इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब पेशेंट दौड़ रहा है तो उसके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके निश्चित किया जाता है कि इस मुश्किल सिचुएशन में हार्ट कैसा बिहेव कर रहा है और इस बिहाव पर क्लाइंट के अंदर कौन सी डिजीज कंडीशन है, इस चीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।